नमस्कार बच्चों। हिंदी में हम कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी काव्य में पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर संवत 1943 या सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रामचरण गुप्त थे और ये हिंदी के एक स्वयं अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिताजी का पूर्ण प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था से ही एक छपैया की रचना कर इन्होंने पिता को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही विधिवत रूप से ग्रहण की। बाद में इन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, जहां इनका मन नहीं लगा। ये लौट आए और बाद में इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया और इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई। इनकी कविताएं सरस्वती में छपने लगी। द्विवेदी जी के आदेश, उपदेश और रहस्यमय परामर्श के परिणाम स्वरूप इनकी काव्य कला में निखार आया। ये महात्मा गांधी और के व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित थे। स्वाधीनता के आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भाग लेते थे। कई बार इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी और इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन जागरण के स्वर मुखर दिखाई देते हैं। 1912 में जब भारती के प्रकाशन के बाद इनको ख्याति मिलनी शुरू हुई। साकेत महाकाव्य के सदन पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और आपकी साहित्य उपलब्धि के कारण आगरा विश्वविद्यालय में आपको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाद में भारत सरकार ने इनकी सेवाओं को देखकर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। माँ भारती का ये महान साधक 12 दिसंबर 1964 संवत 2021 को पंच तत्व में विलीन हो गया। गुप्त जी का जो रचनाएं हैं बहुत विशाल हैं। उसमें कुछ अनुदित और मौलिक रचनाएं हैं। इनको दो रूप से बांट सकते हैं। पहले काव्य और नाटक उपलब्ध हैं। इनके अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वपन वासव दत्तम का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनादवध, व्रत संहार आदि इनकी अनुदित रचनाएं। इनकी अनुदित रचनाओं में इन्होंने लगभग 40 मौलिक ग्रंथों की रचना की। उनके नाम है रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, हिंदू, त्रिपथगा, शक्ति गुरुकुल, विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, द्रापद, सिद्धराज, नाहुष, कुणाल गीत, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र और प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णुप्रिया, शैलेंद्री, वक्र संगार, वन वैभव, हिडिंबा, पत्रावली, अंजलि का अधर्य और वैतालिक, अजित, झनकार, मंगलघट। गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक छोटे छोटे 3 पद रूप भी लिखे थे। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इन्होंने रचनाओं में इतिवृत्त कथन का रूप भी मौजूद है। इनकी रचनाओं में भावात्मक संस्था का अभाव है। भारत भारती आदि प्रारंभिक रचनाएं ऐसी है। छायावाद के आगमन के साथ ही गुप्त जी कविताओं में लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभाव की सूक्ष्मता भी मार्मिकता आई है। गुप्त जी का झुकाव भी गीति काव्य की ओर हुआ है। गीति काव्य का समावेश करके इन्होंने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य रचनाओं को रचना की। गुप्त जी की कविता
प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणा स्रोत चित्रण हुआ है। इन रचनाओं में उन्होंने स्वदेश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को बताया है। इनकी कविताओं में आज की समस्याओं और विचार के भी दर्शन होते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज का भी प्रभाव पड़ा है। आज के जीवन में ना लेकर प्राचीन इतिहास और पुराण से ली गई है। ये अतीत के गौरव गाथाओं को भी बताती हैं। गुप्त जी के चरित्र कल्पना में भी कहीं अलौकिकता के स्थान नहीं है। सारे चरित्र मानव हैं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन की प्रेरणा और सुकृति प्रदान करते हैं। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, एकता, सद्भावना, नैतिकता, परोपकार जैसे गुणों से महत्व देने वाले गुप्त जी के काव्य अपने समय के न केवल श्रेष्ठ काव्य हैं वरन हमारे जीवन के भी प्रचारक हैं। साकेत के राम ईश्वर के होते हुए तुलसी के भांति आराध्य नहीं वरन हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं। यशोधरा, उर्मिला, केकई, विदृगता, राणक दे आदि नारियां गुप्त जी की संपूर्ण महत्वपूर्ण सृष्टि है। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वती जीवन की अनुभूति के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना होने के कारण इनके जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने वाले आप एक विशेष स्थान रखते हैं। इनकी भाषा में सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली कविता करके इन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर उसके समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से काव्य भाषा और भी जीवित हो उठी है। तो जो ये जो है इनकी भाषा और भाषा शैली देख रहे हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है। आदि इनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा कुछ अपरिपक्व, धीरे धीरे ये परिष्कृत होती चली गई, यानी सुधरती चली गई। सभी प्राय शैलियों में अपनी रचनाएं दी है। यद्यपि मूलतः निबंध प्रबंधकार थे और सबसे अधिक संख्या में इनके काव्यों में है, किंतु इन्होंने मुक्त गीति और गीति नाट्य, नाटक आदि के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किए। इनकी रचना पत्रावली पत्र में रचित नूतन काव्य का भी नमूना है। इनकी शैली में गहनता, सहज, प्रवाहमयता, सरसता और संगीतात्मकता जैसी शैली दिखाई पड़ती है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में अनेक सुंदर रसों का भी समावेश दिखने को मिलता है। इनका श्रृंगार वर्णन सरस होते हुए भी वियोग श्रृंगार के रूप में कवि की सफलता की प्रतीक यशोधरा और साकेत में उर्मिला के उदाहरण श्रेष्ठ हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त रोध और शांत रस का भी इन्होंने प्रयोग किया है। कहीं कहीं छंदों में इन्होंने काव्य में रचनाएं प्रस्तुत की है। इन्होंने मंदाक्रांता, वसंतालिका, द्रुत विलंबित और हरिगीतिका, बरवे आदि छंदों की रचना की है, प्रयोग की है। छंद आतुकांत और तुकांत, गीति तीनों प्रकार के छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है और इसमें इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकार तो एक और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। वहीं दूसरी ओर ध्वन्यार्थक, व्यंजना, मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकारों का भी इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि गुप्त जी की युगीन चेतना और विकसित होते रूप भी अत्यधिक सहज थे और इनकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और काव्य की धारा के साथ विकास पर चलते हुए युग प्रतिदिन कवि स्वीकार किए जाते हैं। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस के दलदल से निकालकर राष्ट्रीय भावना की पुनीत गंगा में लाने वाला जो श्रेय है वो गुप्त जी को ही है। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि निसंदेह हिंदी भाषा जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। कहने का अर्थ है गुप्त जी जो एक राष्ट्र कवि थे और उनकी कविताओं में ज़्यादातर राष्ट्र प्रेम और संस्कृति प्रेम दिखाई देता है। राष्ट्र की आत्मा और राष्ट्र प्रेम युग को चेतना देने का कार्य इनकी कविताओं ने
क्या है। तो बच्चों, ये आपकी जो है इन कवि की आपको जीवनी बताई गई है, और जीवनी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। जहाँ तक मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ, उनकी जीवनी अपनी कॉपी में कर लेंगे, निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ तक आप, जहाँ तक मैंने आपको राइट मारा है, यहाँ तक आप इनकी ए, जीवन परिचय आप कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद। यदि किसी बच्चे को कुछ दिक्कत होगी तो आप विद्यालय में मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार।